हाँ, लेकिन बस ज़रूरत होती है उस विज़न की। वही मैं आज कोशिश कर रहा हूँ कि शायद आपको बहुत सारा, अब तक मैं देख रहा था, अभी दिनेश सर ने लास्ट में एक लिंक भेजा कि शायद 33 बार मेरा अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, 32 या 33 लोग इसके पहले क्लास ले चुके हैं आपकी। तो बहुत सारी बातें जो ऑलरेडी आप जान रहे होंगे। फिर भी मुझे लगा कि मैं शुरू में ये बातें करता अच्छी रहती, लेकिन अब जब मुझे मौका मिला मैं तो तभी भाई अपनी तरफ से, तो जब जागे तभी सवेरा वाली स्थिति, तो मैं तो अपनी तरफ से भाई इसी को शुरुआत मान के बताऊं आपको कि भाई मेरे अनुसार आपको क्या करना बेहतर है। तो जो करंट इश्यूज हैं, अब कोई करंट इशू डिस्कस वो भी मैं आगे कर लूँगा जैसी ज़रूरत होगी और जैसा दिनेश सर कहेंगे। लेकिन अभी मैंने शुरू में भी कहा कि वो आइडिया, वो अप्रोच कि कैसे आप करंट इश्यूज पे नज़र रखें, तैयारी करें, और पूरा इस तरीके से मैं न्यूज़पेपर पढ़ूं तो इसमें इतनी सारी बातें ऐसी हैं और फिर इससे जुड़ी और बातें कि बस वो आप तैयारी करते रहें। तो इस बार बार मैं कह रहा हूं कि 1.5 महीने में बहुत सारी इतनी तैयारी हम कर चुके होंगे कि बहुत बेहतर पोजीशन में होंगे इंटरव्यू में। और एक बात जो मैं ज़रूर कहता हूं, बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करें। बायोलॉजिकल क्लॉक या जैविक घड़ी के बारे में आप जानते होंगे। हमेशा से मैं सलाह देता हूं कि भाई इसको फॉलो किया जाए, चाहे प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, चाहे मेंस की हो, चाहे अब आप इंटरव्यू की तैयारी में हैं। सोने के समय सोएं, पढ़ने के समय पढ़ें। जब जो काम प्रकृति के अनुसार है वो करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो सब कुछ हम कोशिश कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग बदलने की, दुनिया को, समाज को, प्रकृति को, लेकिन कुछ काम अगर हम नेचर के अकॉर्डिंग भी करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी, मतलब वही कि नेचर के अकॉर्डिंग चलें। जो सोने का समय है तो सोएं, निशाचर नहीं बने कि रात भर पढ़ेंगे दिन भर सोएंगे। सोने के टाइम पे सोएं, खाने के टाइम पे खाएं और योगा के टाइम पे वो करें। तो भाई हमेशा हमारा शरीर ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, रिजल्ट ज़्यादा बेटर होते हैं। इंटरव्यू रात में नहीं होगा, इंटरव्यू तो 10 से 5 वाले टाइम में ही होगा। तो बेहतर है कि हमारा शरीर पहले से उसी के अनुरूप अगर ढला रहे, तैयार रहे कि 10 से 5 हमें नींद नहीं आती है कभी। खैर वहाँ तो वैसे नींद नहीं आएगी इंटरव्यू के डर से, लेकिन अगर रात भर सोए नहीं होंगे तो एफिशिएंसी तो ज़रूर घट जाएगी, प्रोडक्टिविटी तो ज़रूर कम हो जाएगी। तो बेहतर है कि शुरू से ही नेचर के अकॉर्डिंग ही काम किया जाए। तो जैविक घड़ी को फॉलो करें, अच्छा होगा। और प्लस प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। पता नहीं कहावत जिस जमाने में बनी थी तो मैन ही लिखा है उसमें, लेकिन मैंने ऑब्लिक करके जानबूझ के बदला उस कहावत को, तो मैन के साथ वुमेन भी किया मैंने कि प्रैक्टिस मेक्स मैन और वुमेन परफेक्ट। हालांकि कल मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा था कि शायद हो सकता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इस कहावत को बनाने के पीछे शायद ये उद्देश्य रहा हो, या बनाने वाले ने सोचा हो कि वुमेन तो हमेशा से वैसे ही परफेक्ट होती हैं, तो शायद इसलिए उसमें वुमेन नहीं कहा गया, मैन कहा गया कि मैन को ही परफेक्ट होने की ज़रूरत है, वुमेन तो भाई बाय बर्थ ही परफेक्ट होती हैं, ऐसा मानती तो है ही। खैर तो इसीलिए उसमें मैन के लिए कहा गया है। खैर सबके लिए है ये बात कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, मैन हो चाहे वुमेन। सो जितना प्रैक्टिस करें, तो मॉक्स आप लोग दे रहे हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दें अच्छा है, फ़ायदा ही है उस चीज़ का। डायमेंशन पता रखते हैं आपको, कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका, कमियां पता लगती हैं। दूसरों के मॉक्स भी अब तो देखिए तकनीक के माध्यम से सब रिकॉर्डिंग चीज़ें उपलब्ध हैं, रिकॉर्डेड वर्जन, तो अपने भी मॉक करें, दूसरे के भी मॉक देखें, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशन पता लगे आपको। परफेक्ट बनेंगे आप जितना प्रैक्टिस करेंगे। अपने ग्रुप्स बना सकते हैं आप छोटे छोटे, अपने फ्रेंड्स के, अपने
और जो भी आपके रिश्तेदार हैं उनके, और उनको ज़बरदस्ती बिठाएं, बोलें उनके सामने, किसी भी इशू पर डिस्कस करें, उससे आपका हेजिटेशन खुले। इंटरव्यू मतलब यही है कि जो आप जानते हैं बिना झिझक के दूसरे 3-4 आदमियों के सामने बोल दें, और नहीं जानते तो भाई सॉरी बोलने का भी आप में साहस हो। तो सबसे बड़ा काम तो हमें यही करना है कि अपनी झिझक, अपने हेजिटेशन को ख़त्म करना है। तो उसके लिए जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर है। शीशे के सामने खड़े हों, बोलें। प्रैक्टिस का बहुत फ़ायदा होता है। डीडी न्यूज़ पे एक प्रोग्राम आता था, चर्चा में, फिलहाल बंद है, रात में 10 से 11 सैटरडे को आता था। जो रिसेंट इश्यूज होते थे उन पे 1 घंटे का डिस्कशन होता था। पिछले कई साल से मैं यहाँ से अपने कोचिंग से स्टूडेंट भेजता था। उसमें 6 उसमें विशेषज्ञ होते थे उस मुद्दे के, 30-40 ऑडियंस होते थे। वो टेलीकास्ट होता था डीडी न्यूज़ पे, और 30-40 ऑडियंस में 15 मेरे स्टूडेंट होते थे हर हफ्ते। मैं भेजता रहा शुरू से। तो मैं कहता था कि उससे बड़ी इंटरव्यू की तैयारी कुछ नहीं है। वो 6 जो विशेषज्ञ होते थे लगभग वही लोग जिनको आपके इंटरव्यू लेने होते हैं। जो यूपीएससी के चेयरमैन का मैंने पीछे आपको एग्जाम्पल दिया, उसी प्रोग्राम के माध्यम से ही मैंने आपको बताया। इस तरीके से डिजाइन था प्रोग्राम की। 1 घंटे के प्रोग्राम में 20 मिनट वो 6 विशेषज्ञ बोलते थे उस इशू पे। फिर वो जो 30-40 ऑडियंस है उन्हें मौका मिलता था बोलने का, और लास्ट में फिर वो कंक्लूड करते थे। और मैं जानबूझ के यहाँ हर हफ्ते भेजता था 15 स्टूडेंट्स को कि जाइए वहाँ बोलिए। आप यहाँ आप लोग मॉक देने के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अब उससे बड़ा मॉक क्या होगा कि आप टीवी पे देखेंगे अगले दिन, नेशनल चैनल डीडी न्यूज़, उस पर आप देखेंगे 6 विशेषज्ञ होंगे, 30-40 ऑडियंस होंगे, माइक, कैमरा, लाइट, कैमरा, एक्शन सब होता था, और वहाँ आप बोलिए। उससे बड़ा तैयारी कुछ नहीं हो सकती इंटरव्यू की। कई स्टूडेंट ऐसे थे जो लड़के हर हफ्ते जाते थे, नहीं सर मैं तो हर हफ्ते जाऊंगा। भाई नए नए लोगों को भेजते थे कि ताकि सबको मौका मिले। सिद्धार्थ स्टूडेंट है मेरे, अभी यूपी में टॉप किया था उन्होंने, हर हफ्ते जाते थे। और जब यूपी का इंटरव्यू दे के आए तो बोले सर हमें तो लगा ही नहीं कि हम इंटरव्यू दे रहे हैं, ऐसा लगा कि अरे हमारे लिए तो बच्चों का खेल है। क्योंकि वो 10 बार मुझे लग रहा वो उस डीडी न्यूज़ के प्रोग्राम में गए। तो मतलब कि आप जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतना परफेक्ट होते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, तो सच्चाई है। तो आपके पास अभी है, अच्छा समय मिल गया कोरोना की वजह से ही कि भाई आप प्रैक्टिस कर पाए इस काम की। जितना प्रैक्टिस करें उतना बेटर, उतना अपने आप को आप निखार पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। तो जरूर कीजिए ये काम। तो कुछ ये बातें जो अभी आपको करनी चाहिए। एक बात और, कि अब इंटरव्यू के दौरान क्या करना है अभी से बता दे रहा हूं। हालांकि ये बात मैं बाद में भी करता आपसे, लेकिन संक्षेप में बस एक बार बता देता हूं यहां, कि अभी से ही आपकी पर्सनालिटी में ये चीजें भी रहें तो बहुत अच्छा है। बॉडी लैंग्वेज पे काम करने की जरूरत है। छोटा सा 1-2 बस उदाहरण दूंगा बॉडी लैंग्वेज से जुड़े हुए, आपको हो सकता ये भी बताई गई होंगी शायद बातें आपको। हाथ बांध के कभी हम नहीं बैठते हैं, क्रॉस लेग कभी नहीं बैठते हैं। ये कुछ बेसिक चीजें होती हैं बॉडी लैंग्वेज से जुड़ी हुई जिनको हमें फॉलो करना होता है। हाथ बांधना, क्रॉस लेग बैठना, इसका मतलब होता है कि हमने आपको बाहरी दुनिया से बांध लिया है। हम सामने वाले को कोई महत्व नहीं दे रहे हैं, उसका कोई इज्जत सम्मान नहीं कर रहे हैं। हम अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार्का समझ रहे हैं कि अरे हमें तो सब पता है। तो हाथ बांधने का ये सेंस होता है। क्रॉस लेग बैठने का ये सेंस होता है कि हमने आपको जकड़ लिया है, हमने अपने आप को बंद कर लिया है। वो जो जिज्ञासु प्रवृत्ति वो सामने दिख रहा है केवल उतने से कि अगर हम हाथ बांध के बैठ गए या क्रॉस लेग बैठ गए तो इसका मतलब है कि हम वो जो क्यूरियोसिटी वाले सबसे बड़े गुण की बात कर रहे हैं वही नहीं है हमें। हम तो अपने आप को ही सब कुछ समझ रहे हैं। केवल इतनी सी बात से आपकी सारी पर्सनालिटी पता लग जाती है और हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो।
तो बॉडी लैंग्वेज की कुछ बातें होती हैं, ध्यान रखना होता है हमें उनका। बाकी जनरल सी बातें हैं, कूल रहें, घबराएं नहीं, विनम्र रहें। इस दौरान ऐसा भी इंसिडेंट हुआ मॉक में कि एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा थोड़ा हाइपर भी हुए, तो विनम्रता तो भाई वैसे भी व्यक्ति का बहुत बड़ा गुण है, और आप तो अभी मांगने जा रहे हैं कुछ इंटरव्यू बोर्ड से, तो वैसी स्थिति में तो विनम्र ही होना है, कॉन्फिडेंटली विनम्र होना है। तो अगला फिर मैंने वो भी लिखा है कि कॉन्फिडेंट रहें। भाई आत्मविश्वास के साथ विनम्र होना है, ज्ञान के साथ विनम्र होना है, क्योंकि हमें कुछ चाहिए है, हम कुछ मांगने गए हैं, लेकिन अपनी योग्यता के दम पे। ये हमें कॉन्फिडेंस भी होना है, कॉन्फिडेंटली हमें विनम्र होते हुए मांगना है कि भाई एक सीट हम आपसे लेने आए हैं और ये लेके ही जाएंगे। सॉरी बोलने से डरना नहीं है, जो कि अक्सर हमारे साथ होता है कि कोई गलती करते हैं, वो चाहे हस्बैंड वाइफ हो चाहे जो भी, तो वो सॉरी बोलने में पता नहीं क्या कष्ट होता है। तो सॉरी बोलने से डरे नहीं, अभी से अभ्यास शुरू कर दें। सब कुछ नहीं जान सकते आप, कोई नहीं जान सकता सब कुछ। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, आप जान भी रहे हैं कि इंटरव्यू का तो कोई सिलेबस ही नहीं है, कुछ भी पूछा जाता है या पूछा जा सकता है। तो हम बेझिझक सॉरी बोल सकते हैं जिस प्रश्न का हमें जवाब नहीं पता, और हो सकता है कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे हों हमारे सामने कि हमें जवाब नहीं पता, तो सॉरी बोलें। मॉक में भी अभी आप ये काम, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखें। और आगे भी एक और बात कि बनावटीपन और झूठ, अगेन मैं कभी नहीं कहता किसी से कि ये सब चीज़ें आपके पर्सनालिटी में होनी चाहिए। धोखा मैंने कहा, बनावटीपन, झूठ कभी नहीं। कोशिश करें कि जितना ईमानदारी, जितना सच्चाई के साथ आप अपने आप को प्रस्तुत कर सकें। एक छोटा सा एग्जाम्पल फिर देना चाहूँगा। एमपी के टॉपर हैं अखिलेश जैन, 7th या 8th रैंक थी कई साल पहले मेरे स्टूडेंट। यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे थे फिर वो, उसके बाद वहाँ सिलेक्शन के बाद, और जब हम उनको तैयारी करवा रहे थे तो सबसे पहला प्रश्न था, संभावना थी कि पूछा ही जाएगा कि आप ऑलरेडी एसडीएम हैं, क्यों आपका हम सिलेक्शन करें आईएएस में, क्यों नहीं एक नए स्टूडेंट को हम सेलेक्ट करें। आप तो ऑलरेडी हैं एसडीएम, आज नहीं तो कल आप बन ही जाएंगे डीएम, तो क्यों नहीं एक नए स्टूडेंट को मौका दिया जाए, क्यों आपको चुना जाए। उन्होंने पूछा मुझसे, अखिलेश ने, कि सर क्या जवाब देना चाहिए इस प्रश्न का मुझे। मैंने कहा अखिलेश, सबसे पहले आप बताइए कि वास्तव में आपको क्या लगता है। पहले खुद आप बताइए कि आपकी अंतरात्मा क्या कहती है, इस प्रश्न का क्या जवाब आपको लगता है कि अगर इन जनरल हम आपसे पूछें तो आप देंगे। मैं पहले से ही अपना कोई जवाब आपके ऊपर नहीं थोपना चाहता, पहले आप बताइए कि आप क्या। तो उनका कहना था कि सर मुझे तो इसलिए आईएएस बनना है कि ताकि मैं अपनी जिंदगी के 14 साल बचा सकूं। बोले डिप्टी कलेक्टर से कलेक्टर बनने में कम से कम 14 साल लगते हैं हम लोगों के यहां। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं, मैंने आज तक यूपीएससी के अलावा कभी अपने होम स्टेट का भी एग्जाम नहीं दिया, बस राजस्थान का एक बार एग्जाम दिया था मैंने सन 2000 के आसपास। अदरवाइज मैंने कभी होम स्टेट भी नहीं दिया, क्योंकि मुझे था कि मैं अगर नौकरी करूंगा तो केवल आईएएस बनूंगा, मुझे कोई दूसरी नौकरी नहीं करनी थी जीवन में। मैं अच्छे खासे बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करता हूं। दिल्ली आया था तो घर वालों से लड़के आया था कि मुझे आईएएस बनना है, उसकी तैयारी करनी है। मेरे पिताजी का कहना था नहीं भाई, परिवार का अच्छा खासा बिजनेस है, सारे लोग कर रहे हैं,
भैया आपको भी वही करना है। मैंने कहा नहीं, मैं तो आईएएस बनूंगा। हाँ, लेकिन ये है कि आईएएस के अलावा कोई नौकरी नहीं करूंगा। कभी मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया यूपीएससी के अलावा, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं थी। 2 सब्जेक्ट्स थी, यूजीसी नेट क्वालिफाई हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, हिस्ट्री भी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी। अब जाके बस शौक के लिए पीएचडी की, इतना नया टॉपिक मेरा है कि नेशनल सिक्योरिटी फेडरल पर मैंने पीएचडी की है। यूजीसी का सेंटर है, सेंटर फॉर फेडरल स्टडीज, वहां से। तो मुझे कभी था ही नहीं कि नौकरी करना है। तो खैर मैं बात कर रहा था एमपी, तो उन्होंने कहा अखिलेश ने कि सर अपनी जिंदगी के 14 साल बचाने के लिए। मैंने कहा अखिलेश बस बिल्कुल यही लाइन बोलना है आपको इंटरव्यू बोर्ड के सामने, कुछ और नहीं। मैं इसमें कुछ भी जोड़ना घटाना नहीं चाहता हूं अपनी तरफ से, आप यही जवाब देंगे इंटरव्यू बोर्ड को। जब आपसे ये पूछा जाएगा कि क्यों आपको सिलेक्ट किया जाए, तो बस बिल्कुल यही 4 शब्द आपको बोल रहे हैं, 6 शब्द, अपनी जिंदगी के 14 साल बचाने के लिए। सेम प्रश्न पूछा गया इंटरव्यू में, सेम जवाब दिया अखिलेश ने। और उन्होंने कहा कि सर इंटरव्यू बोर्ड का इतना अच्छा रिस्पॉन्स था इस जवाब को सुनने के बाद, क्योंकि वास्तविकता यही है। बाकी कुछ भी बोलते तो वो बनावटी होता। मैं कुछ उसमें सिखाता पढ़ाता, कुछ ट्यूटर, वास्तविकता यही थी। और वास्तविकता भाई, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। कई बार हो सकता है कि भाई हमारी रियलिटी कुछ ऐसी हो जो हम नहीं बता सकते हो, तो वहां मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि नहीं हम सब कुछ अपना जो भी कच्चा चिट्ठा है खोल के रख देंगे। लेकिन जहां नहीं है उस बनावटीपन की जरूरत, वहां क्यों अनावश्यक तौर पे हम अपनी पर्सनालिटी को बदलेंगे, कुछ झूठ बोलेंगे या बनावटीपन दिखाएंगे। हाँ, हो सकता है कि उस बात में कुछ हमें थोड़ा सा शब्द बदलने हो, थोड़ा ठीक करना हो तो कर दें। लेकिन बहुत सारे लोग इस दौरान मैंने देखे, यहाँ के इंटरव्यू भी, पीएससी और इंटरव्यू भी, बाकी तो होते रहते, लेकिन मैंने कहा इतने बड़े पैमाने पे पहली बार कि बहुत सारे लोग, अभी मैं आप लोगों के भी बहुत सारे देख रहा था, क्यों आरएएस बनना है, तो मेरा चाइल्डहुड ड्रीम है। अब मैं नहीं समझ पाया इस बात को कि चाइल्डहुड ड्रीम कैसे हो जाता है। कक्षा 12वीं तक तो हमें यह पता नहीं होता है कि हम साइंस लेंगे कि आर्ट लेंगे कि कॉमर्स लेंगे कि बीए करेंगे कि बीएससी करेंगे, और यहां चाइल्डहुड ड्रीम हो गया है कि हमें आरएएस बनना है। हो सकता भाई हो आप में से कुछ लोगों का, लेकिन मैं ओवरऑल जितनी मुझे समझ है, जहां के हम सब रहने वाले हैं, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, हिंदी भाषी क्षेत्र है, वहां क्या एजुकेशनल शैक्षणिक स्थिति हम लोगों के देश और इन राज्यों की है, वहां अगर चाइल्डहुड ड्रीम है, भाई बड़ी अच्छी बात है। चाइल्डहुड ड्रीम है, 2-4 साल की उम्र में ही ये सोच लिया था कि आरएएस बनना है, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज कक्षा 12वीं तक तो मुझे भी ये पता नहीं था कि आईएएस होता है या आईएसए होता है। हाँ, कोई मुझसे पूछता था, मैं भी कहता था कि मुझे आईएसए बनना है। तो आईएसए और आईएएस का अंतर मैं तो नहीं जानता था कक्षा 12वीं तक कम से कम। उसके बाद ही पता लगा कि हाँ, आईएसए नहीं होता है, वो आईएएस होता है। तो पता नहीं चाइल्डहुड ड्रीम। मेरा बेटा है 5 साल का, उसे पुलिस बनना है, लेकिन पुलिस, अब उसे भी मैं कहूं एसपी तो वो नहीं, उसे तो वो चूंकि वो जो कार्टून देखता है छोटा भीम और क्या क्या, तो पुलिस तो बस पुलिस बनना है। सिंघम मूवी 20 बार देखी होगी, तो बस पुलिस बनना है। लेकिन पुलिस, अब पुलिस में वो कहे कि हमें तो डीवाईएसपी बनना है कि एसपी बनना है, पुलिस है तो उतना तो शायद फिर भी, तो वो भी है भाई आज की पीढ़ी है। लेकिन बाकी हम ये कहें कि चाइल्डहुड ड्रीम है, हम तो बचपन में ही सोच लिया था कि हमें तो आरएएस बनना है। अगर है आप में से रियल किसी का, बहुत अच्छी बात है, रियलिस्टिक रहें। अदरवाइज भाई, और बहुत सारे कारण हैं, रीजन हैं आरएएस बनने के पीछे। तो कोशिश कीजिए कि जितना रियलिस्टिक रहेंगे उतना बेटर है, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि जो आपके सामने बैठा है वो इतना गधा, इतना मूर्ख है कि उसे नहीं पता ये सब बातें। एक जमाने में लोग कहा करते थे कि सिविल सेवा में इसलिए आना है हम समाज सेवा करेंगे।
हम लोगों के टाइम में विशेष रूप से। अब आज कोई ये कहे कि हमें इसलिए सिविल सेवा में आना है कि समाज सेवा करेंगे, और हम जैसा अगर कोई हो तो जो फिर रगड़ दे कि भैया अच्छा समाज सेवा करने के लिए तो सिविल सेवा में आने की क्या जरूरत है। और हुआ भी बीच में यहाँ या बीपीएससी में अभी भी कहा किसी ने, तो भाई समाज सेवा के लिए नहीं बनना होता है आरएएस। समाज सेवा तो आदमी बहुत सारे तरीके कर सकता है। तो कहने का मतलब आजकल अब कुछ वही रियलिस्टिक जवाब होंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा सामने वाले को भी। मैं ये नहीं कह रहा भाई अब हमारे सामने तो फिर डॉक्टर दिनेश है, समाज सेवा ही कर रहे हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आरएस बन के आप समाज सेवा नहीं कर सकते, लेकिन बात को उल्टा करें कि समाज सेवा करने के लिए आरएस बनने की जरूरत नहीं है। लोग तो आईएएस की, आईआरएस की नौकरी छोड़ के समाज सेवा कर रहे हैं। हम ये कहें कि समाज सेवा करने के लिए हमें वो बनना है तो फिर वो तर्क गले नहीं उतरता है। तो ऐसी बातें हों जो हजम होने लायक हो। खैर, लफाजी नहीं करें, टू द पॉइंट तो बताने की जरूरत नहीं है। 15-20 मिनट का इंटरव्यू है, आपका पर्सनालिटी टेस्ट है, जो पूछा जा रहा है उतना जवाब देना है। टू द पॉइंट पता है तो यस, और अदरवाइज घुमा फिरा के आप बात करेंगे कुछ का कुछ तो तुरंत पकड़े जाएंगे। उस समय नहीं कहा जाएगा आपसे कुछ। हो गए हैं सर। मैं म्यूट हो गया हूं? अरे अच्छा, पता नहीं कैसे हो गया, सिस्टम तो बाहर रखा है, किसी ने छेड़ा नहीं। ये इधर से हो गया होगा सर। हाँ, कुछ ऐसे ही हुआ होगा क्योंकि सारा सिस्टम बाहर रखा है। तो सर बोर तो नहीं कर रहा हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आप चाहें तो एक दो से पूछ सकते हैं। जयेश जी सर, बिल्कुल बोरिंग नहीं हो रहे हैं, हम तो बड़े इंटरेस्ट से ले रहे हैं सर, क्लास वो अच्छी चल रही है। चलिए ठीक है, हालांकि समय तो हम लोगों का हो रहा होगा। चलिए सर, जब कहेंगे तब रोकेंगे, जो बातें बचेंगी तो हम लोग और क्लास कर लेंगे जैसी आपकी जरूरत होगी तो। सर आपकी इच्छा है सर। ये हाँ, जो क्या है कि आप क्वेश्चंस में होंगे इनके, तो जब आपको उचित लगे हाँ, आप सेकंड पार्ट शुरू कर सकते हैं सर। हाँ हाँ, तो हम लोग इसको जो है बस, तो ये तो खैर खत्म ही हो गया है हम लोग का फर्स्ट पार्ट, तो बातें सारी हो ही गई हैं कि आर्गूमेंट नहीं करना होता है, पेशेंस लूज नहीं करना है, क्योंकि बार बार ये पर्सनालिटी टेस्ट है तो आपकी पर्सनालिटी की ही जांच हो रही है। और एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी के सारे गुण हैं कि भाई आप में पेशेंस हो, टू द पॉइंट बात आप करें, ईमानदार आप हैं। तो चलिए, ये तो खैर पार्ट हम लोगों का हो ही गया है। ये तो अरे पता नहीं चले, खैर ये सब चीज़ें तो कोई नहीं। चलिए, तो फर्स्ट पार्ट तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। कुछ अब मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ, उसके बाद आप लोग जैसा जहाँ बताएं। एक मैंने क्वेश्चनायर तैयार किया है, इसमें मैं पवेड, जीएस कोई भी एक खोल लेता हूं। छोटे छोटे से प्रश्न। अब ये चीजें ऐसी हैं जो मेंस में आपने पढ़ी होंगी, लेकिन यहां जो अब इंटरव्यू में जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना होती है, ये क्वेश्चनायर है। ये पूरा क्वेश्चनायर मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप या जैसे भी, और आप लोग एक बार इस क्वेश्चनायर को पढ़ेंगे, इसके अकॉर्डिंग अपनी एक एक दो दो लाइन में आंसर तैयार करेंगे। कुछ की मैं आज अभी आपसे बात करता हूं संक्षेप में, और देन फिर मुझे लगता है कि एक बार 2-4 दिन 6 दिन आप लोग इस क्वेश्चनायर के अकॉर्डिंग कुछ तैयार करें चीज़ें, और फिर उसके बाद जहां आपको डाउट्स हैं कि क्या होने चाहिए इस प्रश्न के जवाब, तो फिर अगेन हम लोग दोबारा या तिबारा मिलें तो ज़्यादा बेहतर ढंग से हम अपना ये काम कर पाएंगे। तो कुछ मैं शुरुआत करता हूं या कुछ प्रश्न फिर आपको, ताकि आइडिया दूं यहाँ कि कैसे आप जवाब दें इन प्रश्नों के। और देन चीज़ें लगभग ऐसी हैं जो आप प्रीलिम्स की तैयारी या मेंस की तैयारी के दौरान आपके सामने से गुजरी होंगी।
हाँ, यहाँ इंटरव्यू के पर्पस से मैंने उन्हें यहाँ क्वेश्चन फॉर्म में तैयार किया है, जैसे व्हाट इज स्टेट, राज्य क्या है। चूंकि सबसे बड़ी बात कि जब ऑप्शनल होता है तो फिर भी एक उम्मीद होती है कि जिसका पवेड ऑप्शनल है उससे वो प्रश्न पूछे जाएंगे, या जिसका जो ऑप्शनल है। हालांकि पवेड एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है कि वो तो सबसे पूछा जाना है, क्योंकि आपको वही काम करना है परीक्षा पास होने के बाद। और यहां तो आरएएस में, जीएस में कंपलसरी हो गया है, तो इसलिए भी अब हर आदमी से पूछा जाना है। पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन तो हमेशा से रहा है जीएस का पार्ट, और अब एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट भी पार्ट हो जाने से हर आदमी से अब इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं ऐसी अपेक्षा की जाती है, और पूछे जा भी रहे हैं। बहुत छोटी छोटी सी बातें जो मेंस के दौरान हमारी आंख से निकल जाती हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं, और इंटरव्यू में अक्सर उसी तरह की बातें पूछ ली जाती हैं। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि इंटरव्यू बोर्ड में जो लोग बैठे हैं वो उस सब्जेक्ट के उतने जानकार नहीं हैं, तो उन्हें बहुत डेप्थ नॉलेज नहीं है, लेकिन बेसिक चीजें पता है, तो फिर वही प्रश्न पूछे जाते हैं। राज्य क्या है, 2 लाइन में डिफाइन कीजिए। व्हाट इज स्टेट। सरकार क्या है, व्हाट इज गवर्नमेंट। 2 लाइन में आप डिफाइन कीजिए, 1 लाइन में आप जवाब दीजिए। राज्य और सरकार में क्या अंतर है। अक्सर आप देखेंगे स्पेशली स्टेट्स सिविल सर्विसेज में इंटरव्यू में इस तरह के सिंगल लाइनर 2 लाइनर प्रश्न बहुत होते हैं। हमसे अपेक्षा की जाती है कि टू द पॉइंट जवाब दें, जैसा पीछे मैंने कहा कि लफाजी नहीं, टू द पॉइंट। राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड नेशन। भारत एक राज्य है या राष्ट्र है। तो इस तरह के छोटे छोटे से बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं, और यहां से फिर ये जानने की हम कोशिश करते हैं वही कि आपकी जो स्पष्ट तर्क संगत दृष्टिकोण है, अपने अड़ोस पड़ोस की चीजों को देखने की जो जिज्ञासु प्रवृत्ति है वो कितनी है या नहीं है। कई बार बड़ी बड़ी चीजों पे हम ध्यान देते हैं और उसमें जो छोटी बातें हैं वो छूट जाती हैं। प्रशासनिक अधिकारी हैं दिनेश जी, उनसे अच्छा कौन समझ सकता है कि प्रशासन में काम के दौरान कैसे कई बार बड़ी बातों से ज्यादा महत्व उन छोटी छोटी बातों का होता है। आपके सामने वो सारी चीजें आनी है। तो हमने कहा जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लिखा है कि पर्पज होता है उनका, एक डायरेक्शन होता है उनका कि वो क्या पर्पज है उन प्रश्नों को पूछने का, क्या देखना चाह रहे हैं आपकी पर्सनालिटी में। किसी समाज या समुदाय की राजनीतिक संरचना राज्य कहलाती है, जिसके 4 आवश्यक तत्व होते हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो हमसे अपेक्षा की जा रही है कि बस यही हम 1 लाइन 2 लाइन में जवाब दे दें। आप तो आरएएस में 15 शब्द के प्रश्न करते हैं, तो इस तरह से तैयारी की आदत भी है आपको। राज्य के 4 अंगों में एक अंग सरकार होती है। सरकार मतलब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। सरकार और शासन में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस। सरकार चलाने का जो तरीका या पद्धति है वो शासन कहलाती है। लोकतंत्र या राजतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, तो सरकार चलाने का तरीका या पद्धति हम उसे शासन कहते हैं। किसी देश का शासन जिन नियमों सिद्धांतों के अनुसार चलता है उनका समूह संविधान कहलाता है, कॉन्स्टिट्यूशन। शासन और संविधान में क्या अंतर है।
सरकार चलाने का तरीका शासन है, और शासन जिन नियमों सिद्धांतों के आधार पर चलता है वो संविधान है। तो छोटे छोटे से बेसिक कॉन्सेप्ट से प्रश्न है, आपको इनके बारे में स्पष्ट तौर पर जानकारी का होना जरूरी है। प्रशासन क्या है, प्रबंधन क्या है, प्रशासन और प्रबंधन का अंतर क्या है, मीन्स में पढ़ा है आपने, प्रशासन भी प्रबंधन भी। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए प्रशासन प्रबंधन का अंतर क्या है 2 लाइन में। प्रशासन क्या है बताइए, प्रबंधन क्या है बताइए, दोनों का अंतर क्या है बताइए, दोनों का संबंध क्या है बताइए। आप एक प्रशासक बनेंगे या प्रबंधक बनेंगे? थोड़ा सा अगर हम स्टैंडर्ड बढ़ाएं तो भाई राजस्थान प्रशासनिक सेवा का नाम बदल के राजस्थान प्रबंधकीय सेवा नहीं कर दिया जाना चाहिए? क्या राय है आपकी इस बारे में? या भारतीय प्रशासनिक सेवा का नाम बदल के हम भारतीय प्रबंधकीय सेवा करते हैं? आजकल प्रशासन की ज्यादा जरूरत है हमें कि प्रबंधन की ज्यादा जरूरत है? तो ये एक लिस्ट यहां आपके सामने है पूरी, बहुत सारे इसमें करीब मैंने 100-200 प्रश्न यहां मैंने इसी तरह के सिंगल लाइनर प्रश्न बनाए हैं। नवीन लोक प्रशासन क्या है, व्हाट इज न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मीन्स में आपने पढ़ा है। एक लाइन में जवाब दीजिए। व्हाट इज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, विकास प्रशासन क्या है? विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास का अंतर क्या है? नवीन लोक प्रशासन और विकास प्रशासन का अंतर क्या है? गुड गवर्नेंस क्या है, स्मार्ट गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस क्या है, एम गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस स्मार्ट गवर्नेंस का रिलेशन क्या है? अगर हमें सिंगल लाइन प्रश्न पूछने हैं जो कि स्टेट सर्विसेज में काफी बड़ी संख्या में होते हैं, तो हमने यहां पवेट, कुछ पॉलिटी भी, मैनेजमेंट भी, उनका एक ये क्वेश्चनायर ऐसा यहां तैयार किया है। आप इनके जवाब मेरे ख्याल से ज़्यादातर की अपने आप तैयार करने में सक्षम हैं, क्योंकि आप मेंस पास कर चुके हैं और ये लगभग चीज़ें मेंस के सिलेबस में हैं। तो एक बार इस क्वेश्चनायर के अकॉर्डिंग आप करें, और देन फिर तो 4-6 दिन बाद हम लोग जैसा सिस्टम के अकॉर्डिंग चीजें हैं तो हम लोग फिर मिल सकते हैं, और तब फिर जिन प्रश्नों में आपको डाउट है, जिन प्रश्नों के जवाब आप नहीं कर पा रहे तैयार, या एग्जैक्ट नहीं समझ पा रहे कि हमें क्या जवाब देना चाहिए, तो उन पे फिर हम सेकेंड राउंड में बात कर सकते हैं। अदरवाइज हाँ, ज़्यादातर मुझे भरोसा है कि चूंकि आप लोग मेंस पास करे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ज़्यादातर प्रश्न ऐसे हैं कि बस वो प्रश्न आपको पता लग जाएंगे, आप उनके जवाब खोज लेंगे। तो अब मुझे लगता है कि थर्ड राउंड, सर दिनेश सर हैं तो थर्ड राउंड हम लोग अगर चाहें तो आज करें, कि कुछ अगर अभी आप लोगों के मन में कुछ क्वेरीज हैं, कुछ प्रश्न हैं, थोड़ा कर लेते हैं और देन फिर जी हाँ, जो भी पूछना चाहते हैं आप अपना ऑडियो ऑन करें। और सर ये क्वेश्चन है विद आंसर चाहिए था। हाँ, चूंकि यहाँ आंसर मैंने इसलिए नहीं दिए क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ आप लोग मेंस पास किए